हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट और योरपीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार त्यागी। आरआरबी जेई का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ था और उसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें वैकेंसीज आई हैं जूनियर इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए, और इसमें बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अचीव करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी सामने है। आपको बस क्या करना है कि उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है सीरियसली, और एग्ज़ाम क्लियर करना है और ये जॉब लेनी है। ओके, अब यहाँ पे जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे या कर रहे हैं या कर चुके हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं पहले। CBT 1 पहला एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसमें पूरा सिलेबस जो है वो नॉन टेक्निकल सिलेबस होता है, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो बच्चा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या जम्मू एंड कश्मीर का जो भी स्टूडेंट जो ऑफलाइन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, उसके लिए एक ऑप्शन है चंडीगढ़ में सेक्टर 34 में इंजीनियर्स करियर पॉइंट में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जूनियर इंजीनियर्स के बैच के लिए रिसेंटली भी स्टार्ट हुई है 1-2 दिन पहले। तो आप अगर यहाँ पे आप ज्वाइन तैयारी करना चाहते हैं, आके कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे नहीं आ पाता है, बाहर का बच्चा है, तो ऑनलाइन ऑप्शन है योरपीडिया के साथ में, इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ में आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आरआरबी जेई के लिए डेडिकेटेड बैच स्टार्ट अभी हुआ है रिसेंटली, आप उसमें भी एनरोलमेंट ओपन है, आप कर सकते हैं ज्वाइन। और अच्छे तरीके से अपना जो सिलेबस है, जिसमें मैथमेटिक्स हुआ, आपका साइंस हुआ, और करंट अफेयर्स एंड जीके हुआ, और रीजनिंग हुआ, ये चारों पार्ट रहेंगे। तो ये चारों ही सब्जेक्ट वहाँ पे कवर किए जाएंगे कम्प्लीटली। जो सिलेबस मेंशन किया गया है आरआरबी जेई की तरफ से, बिल्कुल उस सिलेबस के हिसाब से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये ECP जो इंजीनियर्स करियर पॉइंट है उसकी वेबसाइट्स का है फोटो है, और यहाँ पे एडमिशन इंक्वायरी आपको दिया हुआ है 9855273076 9855273076। आरआरबी जेई के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जनरल क्वेरी अगर आपकी है या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं रिगार्डिंग आरआरबी जेई डाउट्स। ओके, अब हमने अपने पिछले वीडियो में अभी रिसेंटली जो लेक्चर कंडक्ट किया था, ठीक है, उसमें हमने स्टार्ट किया था सिलेबस विद क्वेश्चंस। जो भी सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है आरआरबी जेई में, ठीक है, तो मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया है सिलेबस विद क्वेश्चंस, राइट। तो उसमें हमने ये टॉपिक के क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए थे, ठीक है। ये वाला जो सिलेबस है आपका, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, SCF, इन सभी से एक एक क्वेश्चन हमने पिक किया था, सैम्पल क्वेश्चन, और वो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। तो जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, वो चैनल पे सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और उस लेक्चर को भी कंप्लीट कर लें। उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से लिए गए हैं, राइट। अब जो बाकी टॉपिक जो इसमें नहीं कवर किए थे हमने, वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर जो मेंशन्ड है, और उनसे जो क्वेश्चंस वहाँ पे हमने लिए हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम कंप्यूट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, और अगर आप खुद सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व कीजिए और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और सिंपल इंटरेस्ट से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, देखो सिंपल इंटरेस्ट का हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। यहाँ पे P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइम यूनिट, और T क्या है, टाइम यूनिट। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो T क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ ईयर्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ है तो T क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, R और T का यूनिट को आपको मैचिंग कराना है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो यहां पे उन्होंने पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो प्रिंसिपल है दैट इज 3200, दिस इज प्रिंसिपल,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है पर एनम, तो आर इज इक्वल टू 5 लेंगे, और यहाँ पे ये एनम में है और ये ईयर्स में है तो मैचिंग हो रही है, तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू ले लेंगे 4 ईयर्स। सो सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू कितना आएगा, अगर हम यहाँ से कंप्यूट करते हैं पी आर टी अपॉन 100, तो इज इक्वल टू 3200, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, इंटू रेट 5 और इंटू टाइम 4 और अपॉन में 100। अब ये दोनों जीरो आपको पता है कैंसिल हो जाएंगे, और इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 जा कितना होता है 20, और इज इक्वल टू 640। तो ये 640 आपका इंटरेस्ट बनेगा इस पे। तो जो आपको वापस अमाउंट पे करना है, जो पैसा आपको वापस करना है, किसी का उधार आपने लिया हुआ है, तो उसको बोलते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 3200 और प्लस सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 640, तो इज इक्वल टू 3840। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके भाई, आपने कोई पैसा उधार लिया है तो वो है प्रिंसिपल, उस पर कुछ ब्याज लगा, आपका इंटरेस्ट लगा, सिंपल इंटरेस्ट, और जो आप उसको वापस करोगे तो एक तो अपना उसका जो मूलधन है वो वापस करोगे, ठीक है, प्रिंसिपल वापस करोगे, साथ में ब्याज भी वापस करोगे, तो आपको अमाउंट जो वापस करना है वो 3200 प्लस 640 इज इक्वल टू 3840। सो ये बी आंसर यहाँ पे रहेगा। ओके नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, नेक्स्ट जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का और एक अलग क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का मिल सकता है। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके सो आपको यहां पे अमाउंट बताना है, अगर प्रिंसिपल है आपका 4000, ठीक है, तो देखो इसमें अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कि अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर में n, ठीक है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर में n, ये हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट का। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, और अमाउंट निकालने के बाद हम उसमें से माइनस कर सकते हैं प्रिंसिपल, तो उससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर सीआई निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में सीआई नहीं पूछा, उन्होंने अमाउंट ही पूछा है जो वापस करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे ये आर और एन और पी क्या है, तो सबसे पहले अगर हम पी की बात करें, प्रिंसिपल जो मूलधन हमने लिया हुआ है पैसा 4000, ये तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, पी इज इक्वल टू। अब इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैलकुलेशन कितने टाइम में कर रहे हो। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कुछ टाइम में और उस इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल में ऐड कर देते हो, और अगले इंटरवल के लिए वो आपका एज ए प्रिंसिपल काउंट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, ठीक है। तो वो टाइम, जितने टाइम में हम अपना कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम बोलेंगे टाइम यूनिट, ठीक है। जितने टाइम में हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं उसको बोलेंगे टाइम यूनिट, ठीक है, टाइम यूनिट, टाइम यूनिट। तो यहां पे जो टाइम यूनिट है वो क्या है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, यहां पे लिखा हुआ है पेबल हाफ ईयरली, का मतलब हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी 6 मंथ्स में। तो इसका मतलब हमारा जो टाइम यूनिट है वो 6 मंथ्स का हुआ, एक टाइम यूनिट इज इक्वल टू 6 मंथ्स। अब टोटल जो ड्यूरेशन है जिसके लिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है वो है 1.5 ईयर्स। यहां से हम देखेंगे 1.5 ईयर्स, ये वाला, ठीक है, 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर में बताओ कितने यूनिट बनेंगी। अगर हमारी एक यूनिट, एक टाइम यूनिट 6 महीने की है, 6 मंथ्स की, तो 1.5 साल में 1.5 ईयर में कुल कितनी यूनिट बनेंगी, 3 यूनिट बनेंगी। तो इसका मतलब हम जो n को लेंगे वो लेंगे 3, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट बन रही हैं, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे r, तो r का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यूनिट, परसेंट में पर यूनिट, ओके। सो यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो तो 4% है, लेकिन वो पर एनम है, 4% का रेट लग रहा है पर एनम, लेकिन हम तो 6 मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6 मंथ एक ईयर का आधा होता है, तो रेट भी आधा हो जाएगा। तो यहां पे r इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, 2% पर टाइम यूनिट और पर 6 मंथ्स, ओके, पर 6 मंथ्स। तो हमने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब सीधा इनको फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पे अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल दैट इज 4000
और इंटू में 1 प्लस r की जगह 2 अपॉन 100 और इसकी पावर में 3, तो इज इक्वल टू 4000 इंटू इसका एलसीएम आएगा 100, तो ये बन जाएगा 102 का होल क्यूब और डिवाइडेड बाई 100 क्यूब, 6 जीरो आ जाएंगे नीचे। अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो को कैंसिल कर देंगे इनको इधर, तो इज इक्वल टू 4 इंटू 102 का होल क्यूब कैलकुलेट करके अपॉन में 1000 और इससे हमें आंसर मिल जाएगा। अब 102 का क्यूब करना तो आसान है, 102 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है इसमें, और उसको रिजल्टेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 102 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उस रिजल्टेंट को 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा आंसर। ये कैलकुलेशन आपको खुद करना है, आई होप ए आंसर आ सकता है, कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ओके। ये था कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसमें अगर आपसे सपोज मान ले ए आंसर है भी इसका, ठीक है ना, ए आंसर आया, तो आपसे अगर वो पूछता कंपाउंड की कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो उस केस में दिस माइनस दिस करेंगे तो 244.832 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा उस सिचुएशन में, अगर वो पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगला टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, इसको पूरा बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है, पीएलडी। तो पीएलडी के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, पीएलडी के ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे अभी। क्वेश्चन को रीड करो, ये क्वेश्चन सामने है आपके, और सोचो कैसे सोल्व करोगे इसको। So now let us discuss the solution of this problem. A shopkeeper buys 60 eggs, एक शॉपकीपर ने 60 एग्स परचेज किए और उसका जो प्राइस था पर एग का वो था 3.5 पर एग, रुपीज 3.5, ठीक है। तो भाई अगर एक एग 3.5 रुपीज का मिल रहा है तो 60 एग्स का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा, कॉस्ट प्राइस जो बनेगा, जो उसने खर्चा किया सामान को खरीदने में, वो कितना हुआ, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इज इक्वल टू 210, ओके। 210 रुपए का खर्चा हुआ सामान खरीदने में। अब रास्ते में जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे शॉपकीपर, तो क्या हुआ कि 12 एग्स ड्यू टू सम रीजन स्पॉइल्ड हो गए, तो अभी उसके पास जो एग्स बचे हुए हैं, रिमेनिंग एग्स, वो कितने हैं, 60 माइनस 12, मतलब 48 एग्स हैं उसके पास, जिनको वो सेल करके अपना अर्न कर सकता है पैसा, ठीक है ना, टू सेल 48 एग्स। तो उसका लॉस जो हुआ 12 एग का, वो तो उसका पर्सनल हुआ ना, ठीक है, वो तो खत्म हो गया। अब 48 एग को सेल करके ही उसको प्रॉफिट कमाना है, तो वो कैसे सेल कर रहा है, अभी उसने सेल करे ये 48 एग्स किस रेट से, 72 ए डजन, मतलब 72 रुपए के 12, मतलब 12 एग 72 रुपए, तो एक एग कितना हुआ, 72/12, 6 रुपीज का हुआ कि नहीं हुआ एक एग, तो एक एग का 6 रुपए, इस रेट से उसने सेल कर दिए, तो कुल कितना सेलिंग प्राइस बना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, जो प्राइस बना एक एग का वो है 6, और उसके पास एग कितने हैं, वो है 48, तो यहां पे लिखेंगे 48 इज इक्वल टू, सो सेलिंग प्राइस बना 288 का। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको बताना है परसेंटेज में, ओके। तो प्रॉफिट इन परसेंटेज या परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होगा आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, प्रॉफिट का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो दिस माइनस दिस, तो 78 का प्रॉफिट हुआ, और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था 210 और इंटू 100, ये आपको दे देगा क्या, प्रॉफिट इन परसेंटेज। आई होप कि आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे पहले तो ये, और ये 3 से देखो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 जा 21 और 26 3 जा 78 होता है, तो इट इज 260 डिवाइडेड बाई 7। अब 260 को
आप 7 से कर लो डिवाइड और यहां से अप्रोक्सीमेटली आपको आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट है अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में कंप्यूट किया जाता है। सो 37 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, तो 37 पे हम टिक कर देंगे अप्रोक्सीमेट आंसर पे। ओके, सी आंसर रहेगा। नाउ कम टू नेक्स्ट जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है वो है अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा के अंदर से हमने एक क्वेश्चन लिया है, जैसे पोलिनोमियल्स हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल्स, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसको अलजेब्रा के अंदर हम काउंट करते हैं। ओके, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले आप लोग याद कर लो इस चीज़ को कि अगर कोई मान लिया हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर और प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये कोई क्यूबिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री है 3, ठीक है, डिग्री 3 है इसकी। अब इसके 3 रूट होते हैं, तो तीनों रूट मान लिया अल्फा बीटा गामा है, तो उनका जो सम बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो इज इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। फिर हम दो को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a। और फिर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा, तो इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन a। ओके, यहां से हमें रिलेशन मिल जाएगा इसके तीनों रूट्स के अंदर। क्या रिलेशन है आपस में रूट्स में, ये हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को यहां से कंपेयर करें, तो इसमें जो आपका एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो मिसिंग है। देखो, मतलब 8x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 11 और इज इक्वल टू कितना है 0, ये है। अब इसमें सबसे पहले इसके 3 रूट हैं ए बी सी, तो इनका सम कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस 0/8, माइनस का 0/8 मतलब 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर अगर उनका सम 0 है, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, तो एक बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखनी है। वो क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ओके, 3abc, ये बहुत ही पॉपुलर आइडेंटिटी होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। लेकिन ये कब होल्ड करती है? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जो ऑलरेडी आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हमसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये वैल्यू 3abc के बराबर आएगी। तो हमें abc कंप्यूट करना है, और abc क्या होगा? इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये abc क्या है? ये है प्रोडक्ट, तो यहां से आएगा प्रोडक्ट, तो कितना आएगा? माइनस और d अपॉन a, तो d कितना है यहाँ पे? माइनस का 11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में a मतलब 8, तो ये इज इक्वल टू 33/8, ये आंसर आ जाएगा आपका। ये आंसर है 33/8, यहां पे इसको 33/8 करना है, ठीक है। दिस इज 33/8, ये आंसर रहेगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रीड करो और आंसर बताने की ट्राई करो।
तो देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले कि AP इज इक्वल टू पीबी, AP इज इक्वल टू पीबी दिया हुआ है। इसका मतलब P क्या है, मिड पॉइंट हुआ ना इसका AB का, और AQ इज इक्वल टू QC, मतलब Q भी मिड पॉइंट है, तो P और Q मिड पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्योरम होती है जिसको बोला जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। काफी पॉपुलर थ्योरम है कि अगर हम किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन करती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है लंबाई में। ओके, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो ये लाइन PQ जो है वो BC के एक तो पैरेलल होगी और BC की हाफ होगी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम की। तो BC कितना दिया हुआ है 16, तो PQ कितना हो जाएगा 16 का हाफ कितना होता है 8, तो आपका आंसर आ जाएगा D यहाँ पे, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो कुछ थ्योरम्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योमेट्री से। आपको ज्योमेट्री में मेनली ट्रायंगल्स को कवर करना है, सर्किल को कवर करना है, दो चीजों पे फोकस करना होता है ज्योमेट्री में ज्यादा एग्जाम के हिसाब से, ट्रायंगल्स और दूसरा सर्किल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं। जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है हर टॉपिक से हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल का, किस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। अब ये क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसको रीड करो और एक बार इसका आंसर बताने की ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 72 डिग्री। अच्छा देखो, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन थीटा है इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से कोसेक स्क्वायर 72 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18 अपॉन कोस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो साइन 72 को साइन 90 माइनस 18 लिखा जा सकता है। साइन 72 डिग्री इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 18 और इज इक्वल टू इस फॉर्मूले के हिसाब से कोस 18। तो इसका मतलब ये क्या लिखा जा सकता है कोस 18, तो इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा, यहां पे 1 अपॉन कोस स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 18 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर 18 डिग्री नीचे, और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कोस स्क्वायर 18 हो जाएगा, और इज इक्वल टू दोनों सेम आ गए, इज इक्वल टू 1। ओके, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 1। तो ट्रिग्नोमेट्री से बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनके ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो सिलेबस में मेंशन्ड है आपके एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर एवरेज, जिसको मीन बोलते हैं, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनका आइडिया आपको रखना है।
ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका। तो इसका क्या आंसर आएगा, मीडियन हमें कंप्यूट करना है, राइट। तो मीडियन हम कैसे कंप्यूट करते हैं, मीडियन होता है सबसे मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन, जिसको बोलते हैं मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले जो भी आपको ऑब्जर्वेशन गिवन है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। तो जैसे क्या करेंगे हम, 12 है ना, यहाँ पे हमने लिखा 12, सपोज ये है 12। अब इससे अगला 18 है, ज्यादा है तो इधर लिख दिया हमने 18, और 9 छोटा है तो इधर लिख दिया। 107 और बड़ा है तो इधर कहीं पे लिख दिया 107। 96 आपका 107 से छोटा है तो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 96। 78 ये 18 था, इसको थोड़ा पीछे लिख लेते हैं, 18 के आगे आ जाएगा 78 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। उसके बाद 22 ये 18 के बाद आएगा, 22 यहाँ पे लिख दिया। 70 ये भी यहीं पे आएगा कहीं पे, ठीक है। और 112 तो ये 107 के आगे आएगा 112, और उसके बाद 10 यहाँ पे आ जाएगा, और 191 लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। अब ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 11 का मतलब ओड नंबर है, तो 11 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6th ऑब्जर्वेशन विल बी द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। छठे नंबर पे जो आएगा वो आपका मिडिल मोस्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 70 जो है आपका, ये 70 ये 6th ऑब्जर्वेशन है आपका, ओके। जो 5 इधर होंगे, 70 से 5 इधर होंगे, सबसे बीच में लाई करेगा, तो बी आंसर हो जाएगा आपका मीडियन ऑफ द डाटा सेट। इसी तरीके से आपसे मोड, एवरेज, ठीक है, ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, रेंज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इसमें वो है स्क्वायर रूट्स। तो आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद करने चाहिए, और जो स्क्वायर्स आएंगे फिर उनके वापस स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट से क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। तो स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करो। 1 से लेके 20 तक तो कंपलसरी है, लेकिन 30 तक आपको रिकमेंडेड है। 30 तक सारे स्क्वायर एकदम याद होने चाहिए आपको, ओके। कैलकुलेशन इजी बना देंगे आपकी। तो भाई 625 का रूट कितना होता है, यहाँ पे क्या पूछा है, स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो 625 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है, 25 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है ना, तो 25 हो गया, और प्लस 5, तो 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30। 30 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर करके वापस स्क्वायर रूट लेना है, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो प्लस रूट 144 कितना होता है, 12। 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, और प्लस 13, 12 और 13 25, और 25 का रूट निकालेंगे तो कितना, 5। तो इज इक्वल टू 35 आंसर होगा। इस तरीके का सिंप्लीफाइड क्वेश्चन या सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन स्क्वायर रूट इन्वॉल्व करते हुए आपको मिल सकता है एग्जाम में। इजी होगा, आपको बस सारे स्क्वायर रूट स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ओके। अगला जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन्ड है दैट इज एज कैलकुलेशंस। तो एज के ऊपर, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एज के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। प्रेजेंट में गौरव और सौरभ की जो एज है उनका रेशियो हमें दिया हुआ है 6/7। तो हम एक काम करते हैं ना, गौरव की एज मान लेते हैं 6x और सौरभ की एज मान लेते हैं 7x सपोज। आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल के बाद दोनों की एज तो बढ़ेगी ना, तो 6x + 6 अपॉन 7x + 6, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देयर एज विल बी इन द रेशियो 15/17 है, तो इज इक्वल टू 15/17। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और प्लस 6x इंटू 17, 17 6 102, 102x, और प्लस 6 इंटू 17 रहना, तो इसको इज इक्वल टू 15 इंटू 7 105x, प्लस ये कितना है आपका 6 इंटू 15, ठीक है।
तो यहाँ पे इसमें से और इसमें से 6 को ले सकते हैं कॉमन, तो 6 इंटू 17 माइनस 15 और इज इक्वल टू 105 माइनस 102 मतलब 3x। 17 में से 15 गया, 2 12, 12 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर कितना आया 4 आया। तो प्रेजेंट एज किसका पूछा है गौरव का, वो था 6x, तो x कितना है 4, तो 6 इंटू 4 24, तो B इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टर्न। ठीक है, तो पाइप्स एंड सिस्टर्न और टाइम एंड वर्क में जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के लगते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है इस एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें पाइप ए जो है अकेला किसी टैंक को फिल कर सकता है 3 आवर्स में, तो ए 1 आवर में कितना करेगा, ए इन 1 आवर। अगर पूरे टैंक को मानेंगे 1, फुल टैंक का मतलब 1, न्यूमेरिकली 1। ठीक है, तो ए जो है 1 आवर में कितना करेगा, 1/3 टैंक को फिल करेगा ना, और बी कितना करेगा, वी इन 1 आवर ये करेगा 1/8, और सी जो है एम्प्टी कर सकता है पूरे टैंक को 12 घंटे में, तो इसका मतलब वो रिमूव कर रहा है पानी को, तो 1 घंटे में कितना करेगा वो रिमूव, 1/12। तो सी जो है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा 1 आवर में, माइनस का 1/12। ऐड करने, वही रिमूव कर रहा है ना, तो निगेटिव में ऐड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं निगेटिव में ऐड कर रहा है। तो 1 घंटे के बाद जो टोटल रहेगा वॉल्यूम वहां पे वो कितना रहेगा, 1/3 प्लस 1/8 और माइनस का 1/12। सपोज हम ये मान के चलेंगे इनिशियली वो ओपन टैंक जो था आपका वो एम्प्टी था, तो 1 आवर में इतना कंट्रीब्यूशन आया, इतना कंट्रीब्यूशन आया, इतना बाहर निकल गया, तो इज इक्वल टू क्या बचा, 1 आवर में कितना फिल हुआ। एलसीएम ले लेंगे 24, 9/24 इज इक्वल टू 3/8, तो 1 आवर में बचेगा 3/8। अगर 1 आवर में कंटेंट बनता है 3/8, तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा, 8/3, इसका रेसिप्रोकल, जितना 1 आवर में भरा जाता है उसका रेसिप्रोकल। तो आंसर होगा 8/3 आवर, जिसको लिख सकते हैं 2 + 2/3 आवर, और 2/3 आवर का मतलब 2/3 × 60, तो 2 आवर 40 मिनट, तो सी आंसर रहेगा यहां पे। ओके, तो पाइप्स एंड सिस्टर्न के ऊपर ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा सिलेबस कवर हो गया दोनों लेक्चर में पूरा, जो उन्होंने मेंशन किया है मैथमेटिक्स के अंदर आरआरबी जेईई के एग्जाम में। एक टॉपिक है क्लॉक एंड कैलेंडर, जो उन्होंने मैथमेटिक्स में मेंशन किया हुआ है, लेकिन हम उसको कवर करते हैं रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग वाले जो हमारे मेंटर हैं वो उसको कवर करते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग और आपका जनरल साइंस और करंट अफेयर्स एंड जीके चारों सब्जेक्ट चल रहे हैं। आरआरबी जेईई के ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं, रिसेंटली हुए हैं, अभी उसमें एनरोलमेंट ओपन है। तो जो भी स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं JNK आरआरबी के लिए, तो JNK आरआरबी हो, चंडीगढ़ आरआरबी हो, या दूसरे कोई आरआरबी हो, ठीक है ना, उनमें जहाँ भी ये रिक्रूटमेंट हो रहा है, उन सारे स्टूडेंट जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड में आ सकते हैं योरपीडिया के साथ में, या इस इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ में, या ऑफलाइन चंडीगढ़ पे आ सकते हैं। ओके, सो प्रिपेयर करो इस एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट।